डियर फ्रेंड्स, आज हम CSS 2022 का जनरल नॉलेज 1 जो कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल पोर्शन को सॉल्व किया जाएगा। तो चलें सबसे पहले शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था, इसका पार्ट है फॉर हिज मॉर्निंग वॉक असलम वेंट। अच्छा, तो मैं सिंपल बताता हूँ कि सुबह की वॉक के दौरान एक पर्सन ईस्ट की तरफ जाता है। ठीक हो गया, आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक हो गया, इसको बिल्कुल याद कर लें। अच्छा, वो 110 मीटर जाता है अपने घर से ईस्ट की तरफ। ठीक हो गया, फिर वो दाएं तरफ मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। उसके बाद फिर वो राइट टर्न पर मुड़कर 50 मीटर का सफ़र करता है। उसके बाद वो फिर राइट साइड पर जाता है तकरीबन 120 मीटर। ठीक हो, वहाँ पर पार्क आ जाता है, वहाँ पर वो बेंच पर जाकर बैठ जाता है। तो पूछते हैं उसके घर से वो पार्क का फासला कितना है। मैं दोबारा बताता हूँ, ये देखें मैंने साइड पर डिस्टेंस लिखा हुआ 110 मीटर, ये है 120 मीटर। वो अपने घर से जाता है ईस्ट की तरफ। अच्छा, उसके अलावा अगर किसी को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का ना भी मालूम हो तो वो परेशान ना हो, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए चीज़ें यूज़ की जाती हैं। आप ईस्ट साउथ पे जाएं, नॉर्थ पे जाएं, जिस तरफ मर्जी जाएं, क्योंकि वो राइट डायरेक्शन एक ही मरतबा या तो तब होता है ना ईस्ट के बाद आपने नॉर्थ साउथ पे मुड़ना है, तब कहते हैं कन्फ्यूज़न हो सकते हैं। अदरवाइज नहीं, आपने सिर्फ सीधे जाना है 110 मीटर। ये देखें साइड पे लिखा हुआ। ठीक हो गया, अपने घर से वो जाते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ 110 मीटर, ये देखिए साइड पे लिखा हुआ। उसके बाद राइट साइड पर मुड़ गया 40 मीटर, फिर राइट साइड पर 50 मीटर, फिर राइट साइड पर कितना गया 120 मीटर। यहाँ पर आप समझेंगे ये 40 लिखा है, ये 80, ये मैंने बाद में डिवीज़न की। ये देखिए टोटल लेंथ कितनी है 120 मीटर। ठीक हो गया यहाँ तक, और इसका डिस्टेंस कितना हुआ। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने ये एक लाइन ड्रा की अंदाजे के साथ 110 मीटर। आप लाजमी ये ग्राफ वहाँ पर लाजमी बनाएं, एक लाइन लगाएं, अंदाज़ा लगा लें कि 110 मीटर इतनी ज़्यादा हो तो 40 मीटर तकरीबन इतनी होगी, इससे कम या ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। वो कौन सा पैमाइश करेंगे इसकी। ठीक है, उसके बाद 50 मीटर राइट साइड पर, वो आप अंदाज़ा लगा लें 40 से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, ये देखिए इतनी होगी। उसके बाद फिर जब वो राइट साइड पर टर्न लेगा तो यहाँ पर वो टर्न ले लेगा तो यहाँ पर ये आपस में इंटरेक्ट हो जाएंगे। तो उसने कहा 120 मीटर, 40 ये हो गया, इसका डबल तकरीबन आगे को ले जाएं, ये यहाँ तक आ गया। ठीक हो गया, तो ये यहाँ पर ये ग्राफ बनाएंगे तो ये क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक हो गया, अगर किसी को फिर भी ना समझ लगे तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते। तो यहाँ पर हमने इन चीज़ों को नहीं देखना, किसी चीज़ को भी नहीं देखना। वो कहते हैं घर से पार्क का फासला कितना, ये जो ग्राफ बन गया ये तमाम एरिया आ गया। ठीक हो गया, इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका जो है मसला फिसागोरस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम क्या है कि किसी भी ट्राइंगल का अगर एक जो एंगल है 90 डिग्री का है, राइट ट्राइंगल इसको कहते हैं, तो इसका जो जो एक साइड की लेंथ मालूम करने का तरीका, सिंपल तरीका ये है कि इसका जो डिस्टेंस है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, a² + b², और इसका अंडर रूट ले लेना। ये देखिए मैंने राइट ट्रायंगल एक नक्शा बनाया कि इस तरह की होती है राइट ट्रायंगल। ये भी राइट ट्रायंगल है, ठीक है ना, इसको उलट दें वैसे में, इसको आप a कह लेंगे, इसको a कह लेंगे, इसको b कह लेंगे, इसको। ठीक है, इन दोनों में से एक को आपने a कहना है, एक को b करना। ठीक हो, चलें सोल्व करते हैं। लेट a = 80 एंड b = 60। ठीक हो गया, इसको एक करेंगे, इसको एक करेंगे, इससे कोई डिफरेंस नहीं होता। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, चलें पुट करते हैं। सी का हमने बेसिकली इसको मालूम करना है, ये डिस्टेंस है बेसिकली। ठीक होगी, a² + b², a की वैल्यू हमने क्या रखी थी 80, b की 60। 80² क्या होता है 80 × 80, और 60 × 60। ये क्या आ गया आंसर, 80 × 80 आ गया 6400, यानी कि 6400, और ये आ गया 3600। दोनों का सोल्व आपस में ऐड किया तो क्या आ गया 10,000 आ गया, 10,000। और 10,000 का हमने अंडर रूट लेना है। ठीक हो गया, ये किस चीज़ का स्केयर होता है 100 × 100 का। ठीक हो गया, 100 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 10,000। ठीक हो गया, ये दोनों का स्केयर हो गया, इसका स्केयर हमने ख़त्म किया, दोनों का स्केयर करके पीछे क्या बचा 100। ठीक हो गया, दोनों को सेम तरीके से आपने लेके चलना होता है। ठीक हो,
इससे मालूम हुआ डिस्टेंस कितना है उसके घर से, 100 मीटर। ठीक हो गया, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। तो चलें इसका जो पार्ट बी है उसको हम सोल्व करते हैं। वो कहते हैं द इनकम ऑफ अ कंपनी डिक्रीज्ड बाय 10% एंड 50% इन 2 सक्सेसिव ईयर्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन इनकम आफ्टर 2 ईयर्स। वो कहते हैं कि एक कंपनी की 2 साल में सक्सेसिव क्या डिक्रीज कितनी हुई है, 10% एंड 50% कंसिक्वेंटली, यानी कि एक साल 10% हुई, दूसरे साल 15% होगी। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिक्रीज, वो कहते हैं उनकी परसेंटेज बताएं डिक्रीज की 2 साल बाद, एग्जैक्ट डिक्रीज परसेंटेज बताएं। तो इसके लिए आप ये फार्मूला याद कर रहे हैं, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज फार्मूला। अगर कहें कि किसी चीज़ की वैल्यू में इतना इजाफा हुआ या कमी हुई, या किसी कंपनी में डिक्रीज हुआ इंक्रीज हो, कुछ भी किसी को भी इस फार्मूले से आप सोल्व कर सकते हो, यानी कि उसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। अच्छा, अगर डिक्रीज हुई तो आपने उसके साथ नेगेटिव का साइन लगा देना है, और अगर इंक्रीज हुई तो पॉजिटिव का साइन लगा देना है। ठीक हो गया। अच्छा, डिक्रीज इन फर्स्ट ईयर क्या होगी, हम इसको एक्स कह लेते हैं, इसको एक्स कह लेंगे, इसको एक्स कह लेंगे, इससे कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेट करना है हमने। ये -10 होगी, डिक्रीज जो हुआ 10%, और सेकेंड ईयर में फिर डिक्रीज हुआ, यहाँ पर फिर -15 आ गया। ठीक है, अगर इंक्रीज होता तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाना था। तो चलिए आगे देखते हैं, लेट्स पुट वैल्यूज इन फार्मूला। चलिए इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, इसको 100 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये फार्मूला है, आपने इसको याद करना है। x की वैल्यू क्या थी, हमने लिखी -10, y की -15, x इंटू वाई, एक्स की वैल्यू पुट कर दी और y की आपस में इनको मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया 100 के ऊपर। ठीक हो गया, -10 -15, ये माइनस इंटू प्लस, जब इनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ही आता है। ठीक हो गया, पॉजिटिव खत्म हो जाता है। -15 प्लस, यहाँ पर प्लस आ गया। अच्छा, आगे देखते हैं, ये माइनस इंटू माइनस अगर इन दोनों को अगर सेम वैल्यूज हो जाए ना ये मल्टीप्लाई में, तो जो सेम वैल्यू होती है वही आती है, यानी कि माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव हो जाती है। अगर पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव हो तो तब भी पॉजिटिव आ जाता है, अगर नेगेटिव इंटू पॉजिटिव हो जाए तब नेगेटिव आता है। ठीक है, अगर डिफरेंस वैल्यूज हो जाए तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा, अगर सेम साइन है दोनों वैल्यूज के तो पॉजिटिव का साइन आएगा। ये आपने चीज़ याद रखनी है। ठीक हो गया, ये है मल्टीप्लाई का थ्योरम। और अगर इनको प्लस माइनस करना हो तो जो बड़ी वैल्यू होती है, ठीक हो गया, उसी का साइन आता है। तो यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ नेगेटिव किया तो यहाँ पर नेगेटिव की वैल्यू आएगी। ठीक हो गया। अच्छा, इन दोनों को माइनस माइनस, ये साइन माइनस का आएगा, वो कैसे आएगा, क्योंकि इन दोनों को हमने प्लस करना है। सेम वैल्यूज होगी 25। अच्छा, उसके बाद आ गया, ये मैं बता रहा हूँ, ये प्लस माइनस का जो तरीकाकार है उसमें, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो रूल डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए साइन इधर माइनस का ही आएगा, नेगेटिव का, और इन दोनों को हम करेंगे प्लस करेंगे आपस में। ठीक हो गया, क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज है ना, 25 आ गया और इन दोनों का क्या आ गया, ये सिफर इसके साथ कट गया, बच गया 15/10, ये फिर सेम में से नीचे आ गया, और 15/10 का क्या आंसर होता है, 1.5। ये फिर मैं आपको कहीं बताऊंगा कि ये कैसे आता है, सिंपल वगैरह कैलकुलेटर के। ये वाला जो सिफर होता है ना, इसको अगर आप यहाँ पर लेके जाना था 1, तो इसको भी इधर नेगेटिव का साइन आ जाता है, सिंपल बन गया 1.5। तो क्या आंसर आया, अच्छा ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, ये साइन नेगेटिव का आएगा, क्योंकि ये बड़ी, ये वाली साइन हमेशा बड़े डिजिट का आता है। और अगर इधर नेगेटिव होता इधर पॉजिटिव होता तो सिर्फ पॉजिटिव आना था। ठीक हो गया, और पॉजिटिव को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये बड़ी जो अमाउंट है वो नेगेटिव की है, इधर नेगेटिव लिख दिया, और 25 में से 1.5 निकाले तो बाकी बचे 23.5। ये है इनकी डिक्रीज वैल्यू। अच्छा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।
द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव odd numbers is 273. What are the 3 odd numbers? वो कहते हैं 3 odd numbers बताएं जिनका मजमुआ 273 हो। तो सिंपल इसको चलें पहले देख लें कि odd number क्या होते हैं। ऐसे डिजिट्स जो कि 2 के ऊपर डिवाइड ना हो, एक भी 2 पर डिवाइड नहीं होता। 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक हो गया। इनको कहते हैं odd number, उर्दू में इनको कहते हैं ताक अदद, ठीक हो गया। और जो 2 पर डिवाइड होने कहते हैं इवन वर्ड्स, और साथ में जुफ्त, उर्दू में इनको जुफ्त कहते हैं। अच्छा, लेट्स डिवाइड 273 बाय 3। तो क्योंकि हमें 3 और नंबर चाहिए तो सबसे पहले इसको 3 के ऊपर डिवाइड करके देखते हैं। तो 3 के ऊपर डिवाइड किया तो आंसर है 91। 91 प्लस 91 प्लस 91 क्या होता है 273। तो हमने 3 कंसेक्यूटिव नंबर लेने, यानी कि 91 से आगे या पीछे। पहले हम करते हैं 91 जमा 93 जमा 95, तो आंसर है 279, जबकि हमें आंसर चाहिए 273। तो चलें 91 से पीछे वाले डिजिट्स हमने करके देख लिए, उससे पीछे 89 एंड 87, ठीक हो गया। या हम 91, 92, 93 नहीं कर सकते, हमने जो और नंबर उन्हीं को करना है, ठीक हो गया। चलें उसके बाद हम इसको सेंटर में करके देखते हैं। इसको सेंटर, एक डिजिट्स आगे का लिए, एक डिजिट पीछे, तो क्या आंसर आ गया 273। वैसे एग्जैक्ट आंसर यही है, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए इसको ऐसे किया है। अच्छा, इसका पार्ट बी आ गया, फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन द गिवन सीरीज। इस सीरीज में वो कहते हैं मिसिंग नंबर बताएं, तो इसको ये हमेशा थोड़े बहुत डिफिकल्ट होते हैं, और ख़ास तौर पर आप चीज़ को लाजमी नोट कर लें। इसका फर्स्ट या लास्ट जो होता है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए आप उसको वक्ती तौर पर छोड़कर नेक्स्ट के ऊपर चलें, ठीक। चलें इसको बताते हैं। इसका डिफरेंस क्या है, 4 और 16 का आपस में डिफरेंस है ये 12, ठीक हो गया। आपने ये देखना है इसको हमने कैसे कवर करना है। अच्छा, ये तो हो गया, इसको मैंने कैसे किया, ये 1 का स्क्वायर इंटू 4, 2 स्क्वायर इंटू 4, 3 स्क्वायर इंटू 4, 4 स्क्वायर इंटू 4। अच्छा, हर जो डिजिट है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसका स्क्वायर है, और मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं 4 के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है उसका सेम आंसर आ रहा है, ठीक हो गया। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आ गया 4। ये 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। वो कैसे पता चला, 2 का स्क्वायर मतलब मीन्स 2 इंटू 2, 2 ज़रब 2। ये 4 ज़रब 4 क्या आ गया, 4 4 बार 16 आ गया। और इसके बाद 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36। 4 स्क्वायर क्या होता है 16, 16 इंटू 4 इज इक्वल टू 64। 5 इंटू स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 100, तो इसलिए इसका आंसर है 100। इसको कंफर्म करने के लिए आप नेक्स्ट को भी देख लें। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 144। ये होगा इसका आंसर। और नेक्स्ट आ गई ये वाली सीरीज। इधर आप देखें ना, हर जो डिजिट है उसमें से जो क्या माइनस करें, क्या नेगेटिव क्या चीज़ निकालें तो नेक्स्ट डिजिट आता है। इसमें से एक को निकालें, माइनस करें -1 तो आ जाएगा 29। नेक्स्ट में क्या करें -2 डिवाइड करें, इसमें -3, -4, -5। तो चलें करके देखते हैं। ये आ गया, ये तो 30 हो गया, इसमें से 30 में से 1 निकाला तो 29, 29 में से 2 निकाले 27, 27 में से 3 निकाले 24, 24 में से 4 20, 20 में से 5 15। तो मतलब कि हमारा ये वाला आंसर बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या आ गया, इसमें हम 6 ऐड करेंगे तो 7, 7 में 8 ऐड करेंगे तो 15, 15 में 10 ऐड करेंगे तो 25, इसमें 12 करेंगे तो क्या आएगा 37। इसको हम कैसे करके देखेंगे, 6, 8, 10, 12, 14, यानी कि ओड नंबर्स चल रहे हैं। हर जो नेक्स्ट डिजिट है वो 2 के इंक्रीमेंट्स के साथ चल रहा है नेक्स्ट, ठीक हो गया। इसमें आप देखें ना डिफरेंस क्या है 6 का, इसमें डिफरेंस 8 का, इसमें 10 का, तो लाजमी बात है इसमें 12 का होगा। और इसमें जो डिजिट है उसमें आप 14 जो उसको ऐड करके देखें ना वो क्या आता है, वो आता है 51। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये इसका आ गया 4 पार्ट।
0 2 6 12, इसमें भी आप देखें ना जो क्या होता है, इवन वर्ड्स चल रहे हैं, जुफ्त अदद, ठीक हो गए, 2 4 6 8 10 12, ठीक हो गए, इसी सीक्वेंस से जा रहे हैं। और इसका लास्ट पार्ट क्या है, 5th, इसमें आ गया 48 24 72। अच्छा ये थोड़ा डिफिकल्ट है, आप इसमें देखें ना डिफरेंस, ये तो नेगेटिव में जा रहा है, तो इसको आप डिवाइड कर दें 1/2 के साथ, इसका आध करें, इसको हाफ किया तो क्या आ गया 24, और इसको क्या किया कि ये 74, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसको फिर हमने इसका हाफ किया तो आएगा 76, इसको फिर हम 3 के ऊपर 3 के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये। तो लाजमी बात है, ये एक सीक्वेंस चल रहा है, 2 के इसको हाफ किया, फिर 2 के साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई, हाफ किया, फिर मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, फिर इसको हाफ करना है हमने, वो क्या आएगा 54। ये देखिए मैंने नीचे लिख दिया, असल सीरीज ये है 54। अगर फिर भी आपको डिफ़िकल्टी हो किसी किस्म की तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये बहुत आसान होता है, इन जंबल स्पेलिंग में से आपने एग्जैक्ट वर्ड निकालना होता है। एक तो लाजमी बन ही जाता, समटाइम 2 से 3 डिजिट्स भी बन जाते हैं, वर्ड्स बन जाते हैं। इसका बन हो गया शर्ट, ठीक हो गया, चेक कर लें कि तमाम सेम चीज़ें होने चाहिए। डेंजर, ये देखिए इसका डेंजर हो गया, इसका स्टोमिक हो गया, इसका लंदन हो गया, इसका हॉलीडे हो गया, ठीक हो गया। ये ख़ास तौर पर वही वर्ड्स होते हैं जो मोस्टली यूज़ होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये बहुत आसान है, आपने इसको बस इसका ट्रिक देखना है। वो कहते हैं सारा जो अपनी माँ से 6 गुना बड़ी है और वो अपने भाई से 2 गुना, और सारा के जो माँ है उससे 6 गुना यानी 6 टाइम्स ओल्डर है, और उसका ब्रदर जो भाई है वो उससे 2 गुना यानी कि 2 टाइम्स बड़ा है। इन 3 years टाइम द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 72। अच्छा वो कहते हैं अच्छा अब उन्होंने मौजूदा बताई है कि उसकी माँ जो सारा से है 6 गुना बड़ी है और इसका भाई से 2 गुना, और 3 साल के बाद उनकी जो उम्र है उसका मजमूआ वो हो जाएगा 72, यानी कि उनकी एज को हम अगर ऐड करेंगे तो वो हो जाएगी 72। तो चले हम कह लेते हैं एक्स, जो सारा की एज है वो भी एक्स है, ठीक हो गया, और उसकी मदर की एज 6x हो जाएगी, उसको 6 के साथ डिवाइड करेंगे 6 गुना हो जाएगी, और उसके भाई की उम्र 2x हो जाएगी, ठीक हो गया, अकॉर्डिंग टू द अबव कंडीशंस। अच्छा चले हम फार्मूला भी इसको कंडीशन के मुताबिक करते हैं, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। 3 साल के बाद एज कितनी हो जाएगी सारा की x+3, और उसके भाई की कितनी हो जाएगी 2x+3, उसके भाई की एज है 2x और उसमें 3 साल का इजाफा हो जाएगा 3 साल के बाद, और उसकी मदर की एज क्या है 6x, और 3 साल के बाद हो जाएगी 6x+3। तो उन्होंने बताया था कि 3 साल के बाद उनकी एज हो जाएगी 72, तो हमने आगे लिख दिया 72। चलें इसको सोल्व करते हैं। पहले हम ये देख लें बगैर एक्स वाली अमाउंट से, 3 और 3 6 और 3 9, ये 9 हो गया, जमा क्या आ गया एक्स वाली अमाउंट्स को भी हम ऐड करते हैं। 6x + 2x क्या हो गया 8x + x 9x आ गया इज इक्वल्स टू 72, ठीक हो गया। चलिए इसको थोड़ा अच्छा 9x। अब ये चीज़ याद रखें, अगर कोई डिजिट इधर हो, अगर वो मल्टीप्लाई ना हो वैसे ही पढ़ा हो तो वो उधर जाके जो पॉजिटिव है वो उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो वहाँ पर उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक हो गया। ये 9 इधर पॉजिटिव में था, जिसके साथ कोई भी साइन ना हो उसके साथ पॉजिटिव का साइन होता है, ये एक रूल है मैथ का। ये इधर जाके माइनस हो गया, -9 हो गया, 9x इधर आ गया, तो 72 में से माइनस करें 9 को तो बाकी बचा 63, ठीक हो गया। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू को मालूम करना है इसलिए इस 9 को इधर से उतारना पड़ेगा। वो कैसे उतारेंगे, 9 को उधर ले जाएंगे। तो ये एक रूल मैथ का और है, अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई है तो वो इधर जाकर डिवाइड हो जाएगी दूसरी तरफ, और अगर डिवाइड है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई है इसके साथ बिल्कुल, तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 63/9, ठीक हो गया। इधर आके डिवाइड हो गया तो आंसर क्या आ गया 63 को हम 9 के ऊपर डिवाइड करें तो आंसर आएगा 7, यानी कि x की जो वैल्यू है वो क्या हो गई 7, यानी कि x क्या थी सारा की एज थी। तो इससे हमने मालूम कर लिया कि एज ऑफ सारा इज इक्वल्स टू
7। तो उसकी मदर की एज क्या होगी 72, वो 42। वो कैसे 6x, 6 यहाँ पे लिखा और यहाँ पर 7 की वैल्यू पुट की। 6 × 7 इज इक्वल टू 42। तो इसके ब्रदर की वैल्यू क्या आ गई 2 × 7 इज इक्वल टू 14। ठीक हो गया। अगर फिर भी आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अच्छा, वो कहते हैं असलम साहब कोई अपना घर बना रहे हैं तो उसमें वो टाइलें डेकोरेशन लगा रहे हैं, उनका साइज़ क्या है टाइलों का 12 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर, 12 इंटू 4 सेंटीमीटर, 12 × 4 ये इसका साइज़ है टाइलों का। और वो एक राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल मैंने आपको बताया था क्या होती है, ये होती है राइट ट्राइंगल, यानी कि इस तरह बिल्कुल एग्जैक्ट साइज 90 डिग्री हो, ये ना हो कि एक इधर को जा रही है और एक इधर को, तो वो राइट ट्राइंगल नहीं होगी। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, वो कहते हैं ये साइज है टाइल का एक 12 × 4 और एक टाइल की कीमत है 15। तो बताएं उनका एक लॉन्च जिसका साइज है 8 मीटर ज़रब 6 मीटर साइज है लाउंज को, उसमें कितनी टाइलें लगेंगी। तो सबसे पहले हम लाउंज की जो साइज़ है उसको निकालते हैं, उसको भी सेंटीमीटर में करते हैं क्योंकि ये सेंटीमीटर में टाइल का साइज़ है। तो चलें करते हैं लाउंज का साइज़ 8 × 6 मीटर, तो क्या आ गया 48 मीटर। तो 48 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें कि जैसा कि हम जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। 48 मीटर में कितने होते हैं 4800 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक हो गया, इसको हमने 48 सेंटीमीटर कर दिया। ये साइज है लाउंज का। ठीक हो गया, इसको भी इधर बोल्ड कर लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद एक टाइल का साइज क्या हो गया, वो है 24 सेंटीमीटर। वो हमने कैसे निकालना है अभी मैं बता। राइट ट्राइंगल को का इंटरनल जो साइज है, साइड वाली जो ये वाली लेंथ वो नहीं, अंदरूनी जो उसका साइज है उसको निकालने का सिंपल तरीका राइट ट्राइंगल का, जो दोनों लेंथ्स हैं दोनों साइड की उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और 2 के ऊपर उसको डिवाइड कर देना है। ठीक हो गया, तो उसका साइज आ जाएगा राइट ट्राइंगल का इंटरनल साइज। तो साइज क्या था 4 × 12 और उसको 2 के ऊपर डिवाइड किया। 12 4 बार कितना होता है 48, 48 को 2 के ऊपर डिवाइड किया तो आ गया 24। चलिए इसको मैं एक मजीद स्टेप आगे कर दूं। बारह ज़रब 4 48 सेंटीमीटर बटा 2। अच्छा, 12 4 48 बटा 2 और जवाब आ गया 24 सेंटीमीटर। तो एक टाइल जो कितना एरिया लेगी वो लेगी 24 सेंटीमीटर का एरिया लेगी। अच्छा, अब हम देखते हैं नंबर ऑफ टाइल्स इन 48 मीटर, सॉरी 4800 सेंटीमीटर, क्योंकि हम सेंटीमीटर में लेके जा रहे हैं। अच्छा, अब हमने ये जो टोटल एरिया जो लॉन्च का था वो इतना था, उसमें हम देख रहे हैं कितनी टाइलें लगेंगी। तो जो टोटल एरिया है उसमें टाइल का साइज डिवाइड कर देंगे। ये देखिए 4800 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 24 सेंटीमीटर, तो वो क्या आंसर आ गया। अब सीधा सीधा पता है 24 ज़रब 2 क्या होता है 48 होता है। 2 आ गए इधर, दोनों सिफर साथ में आ गए, तो ये आ गया 200। ये 200 टाइल्स आएंगी, यानी कि उस लॉन्च में 200 टाइल्स आएंगे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगर फिर मैं आपको बहुत ही बारीकी में जाकर आज बच्चों के जैसे समझा रहा हूँ, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। अगर किसी को समझ आ जाए वो नेक्स्ट वीडियो को करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। अच्छा, कॉस्ट ऑफ ईच वैल्यू टाइल बताई थी उन्होंने 15 रुपये। ठीक हो गया, तो एक टाइल की कीमत को हम 200 टाइलों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस्ट ऑफ 200 टाइल्स इज इक्वल टू 3000। तो ये जनाब इसका आंसर है, बहुत आसान सा। तो चलें नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, सी पार्ट है इसका। ड्यूरिंग अ सेल। अच्छा, वो कहते हैं एक क्लर्क जो है वो स्वेटर्स के ऊपर वैल्यूज नई वैल्यूज को लगा रहा है, यानी कि जो भी उन स्वेटर्स की एग्जैक्ट वैल्यू थी उसने उसके 20% उन स्वेटर इंसिडेंट, अच्छा वो 20% उसकी वैल्यूज कम कर रहा था।
देखा नहीं, जब कोई चीज़ें मार्केट में कहीं भी आप जाएं, जब वक्त के साथ उसकी वैल्यू डिक्रीज करते रहते हैं ताकि वो निकलें, जल्दी से उनकी सेल हो। तो वो 20% डिक्रीज कर रहा था तमाम की। तो उससे एक्सीडेंटली ऐसा हुआ कि एक स्वेटर की कीमत गलती से 20% डिक्रीज करने के बजाय 20% इंक्रीज हो गई उससे। तो कहते हैं 20% इंक्रीज करने के बाद जो स्वेटर की वैल्यू थी उसमें 80% का इजाफा हुआ। ठीक हो गया। तो वो कहते हैं उसकी असल कीमत बताएं स्वेटर की। तो बहुत आसान है। सबसे पहले हम निकालने क्या लेट कर लिया कि फॉर एग्जांपल स्वेटर की वैल्यू क्या है, जेड, उसकी असल वैल्यू है, और उसमें डिक्रीज कितना किया उसने, 20% डिक्रीज करके हो गया उसका, डिक्रीज हुआ 80% डिक्रीज है। ये तो 20% साइज है। तो हमने 20% का अगर हमने 1% सबसे पहले निकालना होता है, किसी भी अगर आपको 55% कोई कहे या 60% कह दे, तो उसको बहुत आसान है उसका 100% निकालने का। उसका तरीका ये है, वो जितने परसेंट कहे उसको उतने के साथ ही डिवाइड कर दो तो 1% आ जाएगा, और 1% को आप 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर भी मैंने ऐसे किया। ये 20% वो कह रहे हैं 80 रुपीज़ है। तो इसका मैंने 1% निकालने के लिए क्या किया, 20% को 20 के ऊपर डिवाइड किया, इधर देखें डिवाइड कर दिया, ये देखिए इसको भी इधर डिवाइड कर दिया। तो 20 × 20 आ गया 1%, ये हो गया। और इधर 20 को अगर 80 को 20 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये सिफर इसके साथ कट गया, 2 4 बार 8, ये आ गया 4 रुपये। ये है 1%। अच्छा, तो इसका 100% निकालने का बहुत आसान तरीका है। इसको 1% को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये देखिए 100% इधर आ गया। 1% को हमने मल्टीप्लाई किया 100 के साथ। अच्छा, इसको इसके 100 के साथ, इधर भी इसको 100 के साथ कर दिया, ये देखिए। अच्छा, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ गया, 400 रुपीज। हेंस द ओरिजिनल प्राइस ऑफ स्वेटर इज 400। चलें मैं आप मज़ीद बताता हूँ इसको, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। आप इसका 1%, इसका 10% निकालें कितना होता है। इसका 10% क्या होता है, लास्ट में इस वाला जो डिजिट है इसको रिमूव कर देंगे तो सिफर होना चाहिए, तो ये आएगा 10%। इसको 20% करने के लिए इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई मज़ीद कर दें, वो आ गया 80। ठीक हो गया। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये लास्ट और सबसे आसान जो है क्वेश्चन, जो कि सिर्फ और सिर्फ ना मालूम होने की वजह से कह ले कि मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं एक सर्टन लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज, उसमें जो ब्रदर का वर्ड्स है वो कैसे लिखा जाता है, वो ऐसे लिखा जाता है। ठीक हो गया। वो कहते हैं इसी लैंग्वेज में हमें आप क्या करके दिखाएं, जो सिस्टर का वर्ड है वो कैसे लिखा जाएगा। अगर ब्रदर का वर्ड ऐसे है तो सिस्टर का, तो सबसे पहले आप क्या करें आप ए से लेकर जेड तक पूरी ABC लिख लें वहीं के ऊपर, पेपर के ऊपर। तो उसके बाद आप देखें ना कि बी के बाद कौन सा वर्ड है, क्यू का, तो काफ़ी डिफरेंस है। ठीक हो गया। अच्छा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत डिफरेंट किया इसको। मैंने देखा इसको ब्रदर लिख दिया और इसके आगे सेम उसी को लिख दिया। अच्छा, मैंने देखा कि इसमें दोनों में सेम वर्ड्स कोई आ रहे हैं। सबसे पहले आप देखें ना, आर और ये 2 आर आ रहे हैं। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर इधर आर आ रहा है और इधर आर आ रहा है और इधर भी कौन से सेम वर्ड्स आ रहे हैं, इधर क्यू आ रहा है, या तो आर को इधर इसके साथ अटैचमेंट कर दें या इसको इसके साथ अटैचमेंट कर दें। अगर इन दोनों को ऐसे अटैच करेंगे तो जो ई है वो एन के साथ आएगा, वो तो कह लें कि सीक्वेंस नहीं सही बनेगा। तो आप ऐसा करें ना, इनके बिल्कुल उल्ट जाके देखें, जो इधर लास्ट डिजिट है उसको इसके साथ डिजिट के साथ मिलाएं, और इधर सेकंड लास्ट है इसको इधर मिलाएं, और इधर वाला जो लास्ट है वो भी इसके साथ लाजमी तौर पे मिलेगा। यानी कि इधर भी बी की वैल्यू क्या है, सॉरी आर की वैल्यू क्या है, क्यू, और इधर भी आर की क्यू है। तो इधर आप आ जाएं, उसके बाद आर किधर है और क्यू किधर है, ये देखिए ये साथ साथ में है। ठीक हो गया। और इसके बी और ए ये भी साथ साथ में है, ओ एन ओ ये भी साथ साथ हैं,
ये है एच जी एच, ये भी साथ साथ है। ठीक हो गया। यानी कि बी के बाद कौन सा डिजिट आएगा, ए का, यानी कि बी से पिछले आएगा। ये बी के बाद उसके पिछले वाला वर्ड है। और आर के बाद उसके पीछे वाला कौन सा है, क्यू। ये देखिए आर के बाद उसके पीछे वाला, और ओ के बाद उसके पीछे वाला आ जाएगा वर्ड, एन आ जाएगा। ये क्या था, ओ किधर गया, ये है ओ के बाद उसके पीछे वाला। यानी कि हर जो, ये देखना एच के बाद क्या आ गया, जी आ गया। ये है एच, इसके बाद जी आ गया। यानी कि कोई भी जो जो वर्ड है उसके पिछले वाला आएगा। ठीक हो। कि सिस्टर को भी हम सेम ऐसे ही लिखते हैं इसी तरीके से। एस किधर है, एस के पीछे क्या है, आर, वो आ गया। उसके बाद आई आ गया, आई के पीछे क्या है, एच, उसको लिख दिया। उसके बाद फिर एस आ गया, एस के पीछे क्या है, आर, और टी से पीछे क्या है, एस, उसको हमने लिख देना। और इसके बाद ई आ गया, ई के पीछे क्या है, डी। ठीक है। आर के बाद क्या है, क्यू। इस तरह ये है इसका आंसर, आर एच। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है इसका आंसर। ठीक हो गया। और जो पिछला तरीका है उससे भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। आपने सबसे पहले एबीसी लिखनी है कंप्लीट, और उसके बाद दोनों को ड्रा करना है। ब्रदर को लिख लें और इसके बाद इसको लिख लें। ठीक हो गया। या आप इसको बिल्कुल उलट भी लिख सकते हैं। ये वाला जो डिजिट है ना, ए को पहले लिख लें, क्यू को पहले लिख लें, यानी कि उनके आमने सामने। आपको अंदाजा हो जाएगा कि बी के बाद कौन सा वर्ड आ रहा है, ए, यानी कि वो पीछे को जा रहा है डिजिट। आर के पीछे क्या होता है, क्यू। ये देखिए इसी तरह इस पूरे वर्ड को लिखें, उनके जो पीछे पीछे वाला जो आ रहा है डिजिट उसको इधर लिख दे, तो ये आपका आंसर है। काइंडली इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो उनकी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगी। और अगर आपको किसी किस्म का, आपको भी अगर किसी को शक व शुबहात है, कोई समझ नहीं आई, तो आप लाजमी मुझे कमेंट करें। अगर मुझसे कोई मिस्टेक होगी तो उसको भी मुझे बताएं, ताकि मैं उसको दुरुस्त कर सकूँ। चलें, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।